हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसएस क्लासरूम। माई सेल्फ हरिओम गौर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक से रिलेटेड। एक्चुअली जब हम स्ट्रोक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं तो स्ट्रोक में सबसे पहले कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज स्ट्रोक एंड व्हाट इज शॉक। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉक और स्ट्रोक में कंफ्यूजन होते रहता है। तो देखिए, तीन टर्म्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट रहता है आपका स्ट्रोक, जिसे हम सीबीए कहते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेकंड आता है आपका शॉक एंड थर्ड आता है आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि शॉक क्या होता है। शॉक में क्या होता है, आपका हार्ट आपके होल बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी होल बॉडी के अंदर टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब आपकी बॉडी के टिश्यू प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई नहीं ले पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम किसका हुआ? ये प्रॉब्लम हुआ आपका हार्ट का। हार्ट की इनकम्प्लीट बीटिंग की वजह से आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। सेकंड क्या आता है, आपकी मायोकार्डियल जो मसल्स है, जो मिडिल लेयर है आपका हार्ट का, उसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई अगर नहीं होती है तो वहां की टिश्यू, वहां की मसल्स क्या होने लग जाती है, डेड होने लग जाती है। ये कंडीशन क्यों होती है? ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो ये कंडीशन कहाँ पे हो रहा है? आपके हार्ट के अंदर। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमआई। सेम कंडीशन आपकी ब्रेन के लिए होती है। यानी ब्रेन के अंदर अगर आपका प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो ब्रेन के टिश्यू क्या होने लग जाते हैं? डेड होने लग जाते हैं। जब ब्रेन के टिश्यू डेड होने लग जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रोक से रिलेटेड। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे और डिस्कशन करते हैं स्ट्रोक के बारे में। तो आ गए हम स्क्रीन पे और डिस्कशन करेंगे स्ट्रोक यानी सीबी। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में क्या डिस्कशन किया कि आपके ब्रेन के लिए अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो आपके ब्रेन के टिश्यू क्या होने लग जाते हैं? डेड होने लग जाते हैं। अब ये प्रॉपर ब्लड सप्लाई न होने के कुछ कॉजेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आर्टरी जो ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कैरोटिड आर्टरी आपके ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई कर रहा है, और उसके अंदर क्या हो जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, तो वो क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। सेकेंड कॉज क्या हो सकता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो माइनर कैपिलरीज हैं वो बस्ट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हेमरेज हो जाए। थर्ड कंडीशन क्या आता है कि आपका प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपका हो रहा है, लेकिन कुछ आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप के आपके स्ट्रोक रहते हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे इस इमेज में हम बता रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, ब्लड क्लॉट। आपका ये जो हार्ट है, इसके अंदर मान लीजिए आपके बॉडी के किसी पार्ट से आपका कोई ब्लड क्लॉट ट्रेवल कर रहा है। इट मीन्स आपका एम्बोलिज्म जो है ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही आपके हार्ट से इसने ट्रेवल किया और कहाँ पर आ गया, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? अयोटा के अंदर। अयोटा से आपका ये जो ट्रेवल करके किस में जा रहा है आपका? कैरोटिड आर्टरी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लड क्लॉट ट्रेवल इन द ब्लड स्ट्रीम। कैरोटिड के अंदर आया और इस इमेज को हमने यहाँ पे एनलार्ज करके देखा तो ये आपका क्या है? एम्बोलिज्म। क्योंकि एम्बोलिज्म क्या कर रहा है, आपका अभी ट्रेवल कर रहा है। और ट्रेवल ये कब तक करेगा? जब तक इसको अच्छे से डायमीटर मिलेगा आर्टरी का, तब तक ये ट्रेवल करेगा। जैसे आपकी आर्टरीज नैरो हो जाएंगी, आगे जाके कैपिलरी बन जाएंगी, ये आगे जाकर के स्टक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्लॉट है, इसने कैरोटिड से होते हुए ट्रेवल किया, और ट्रेवल करने के बाद ब्रेन के अंदर जैसे ही आपकी माइनर कैपिलरीज आती है, ये जा करके ब्रेन के अंदर स्टक हो गया। यानी ब्रेन की आर्टरी में ये क्या हो गया? लॉज हो गया, स्टक हो गया, ये आगे नहीं जा पा रहा है। जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो ब्लड है, ये जो एरो नजर आ रहा है, ये आपका जो ब्लड है, ये क्या हो रहा है? वापस बैक आ रहा है।
इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, कंजेशन होने लग जाएगा। और आगे यहाँ से जो आपकी जो ब्लड ब्रेन के लिए सप्लाई होता है, वो एरिया क्या हो जाएगा, डेप्रिवेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई, यानी उस एरिया में आपका ब्लड सप्लाई नहीं होगा और वहां के टिश्यू क्या होने लग जाएंगे, डेड होने लग जाएंगे। तो ये कंडीशन आपका क्या कहलाता है, स्ट्रोक कहलाता है। इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो गया। स्ट्रोक क्या है, इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड लीड्स टू द डेड ऑफ द ब्रेन टिश्यूज। एक इंसिडेंस की बात करें स्ट्रोक के बारे में, तो स्ट्रोक क्या है आपका, फिफ्थ लीडिंग कॉज है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यानी यूएस के अंदर देखा जाए तो फिफ्थ लीडिंग कॉज जो होता है आपका स्ट्रोक की वजह से होता है। जो डेड आपकी हो रही है, डेथ आपकी हो रही है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट के अंदर फिफ्थ लीडिंग कॉज है। अगर 1% देखा जाए तो एवरी 4 मिनट के अंदर एक पर्सन एक्सपायर हो रहा है बाय द स्ट्रोक। अगर सेकंड लीडिंग कॉज देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर ये सेकंड लीडिंग कॉज है और 8 लाख पीपल एक साल के अंदर स्ट्रोक से सफर करते हैं। ये एक स्टैटिकल डेटा है जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 8 लाख पीपल के अंदर एक साल जो है आ जाते हैं। इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक स्ट्रोक का पेशेंट एवरी 40 सेकंड में आ रहा है। इसका मतलब आप कंडीशन देख पा रहे हैं कि स्ट्रोक का जो कंडीशन है कितना सीवियर है, कि एवरी 40 सेकंड के अंदर आपका एक पेशेंट स्ट्रोक का आ जाता है। तो ये बहुत सीवियर डिजीज कंडीशन है जिसमें जनरली लोगों को ये होने लग जाती है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है आपका, सीवियर और स्ट्रोक इज द मेडिकल इमरजेंसी दैट occurs leads to the blood flow to the brain interruptions। जो आपका ब्लड है ब्रेन के लिए सप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू द डेथ ऑफ द ब्रेन सेल्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। सेकंड डेफिनेशन क्या है आपका स्ट्रोक का, स्ट्रोक इज ए रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। यानी जो भी आपके ब्रेन के फंक्शन होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। कौन से पार्ट के होंगे, जिस पार्ट के आपका ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुआ है, यानी जो पार्ट आपका ब्लड सप्लाई रिसीव नहीं कर रहा है वही पार्ट आपका क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, उसके जो फंक्शन है वो आपके स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स एंड कॉजेस। तो टाइप्स एंड कॉजेस हम साथ साथ डिस्कशन करेंगे। तो इस बेस पे हमने इसको कितने डिवाइड किया है, आपके 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट है आपका इस्कीमिक स्ट्रोक, जो आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। इट मीन जो 80% जो केसेस आते हैं वो आपकी इस्कीमिक स्ट्रोक के आते हैं। सेकंड है आपका हैमरेजिक स्ट्रोक। हैमरेजिक स्ट्रोक किसकी वजह से आता है, ब्लीडिंग की वजह से। एंड थर्ड है आपका ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जिसे हम शॉर्ट में TIA कहते हैं और मिनी स्ट्रोक के नाम से भी इसे जानते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है, आपका कंप्लीट ब्लॉकेज होता है आर्टरी के अंदर, यानी कोई भी एक आर्टरी है ब्रेन के अंदर जिसके अंदर ब्लॉकेज हुआ है, उसकी वजह से आपका पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इस्कीमिक स्ट्रोक कहलाएगा। सेकंड आपका हेमरेज स्ट्रोक, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लीडिंग हो रहा है, इट मीन्स आपका आर्टरी क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, बस्ट हो जाए, उसकी वजह से उस एरिया में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से आपके आने वाला जो पार्ट है वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक में क्या होता है कि आपका ब्लॉकेज तो फॉर्म हुआ है बट वो ब्लॉकेज क्या कर रहा है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, कुछ पार्शियल आपका ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ये क्या होता है, मिनी स्ट्रोक कहलाता है। यानी इसकी वजह से आपको एक वार्निंग साइन मिल सकता है कि अगर आपने इसको ट्रीट नहीं कराया तो आने वाले टाइम में ये इस्कीमिक स्ट्रोक में चेंज हो सकता है। तो डिटेल में हम टाइप्स को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपका इस्कीमिक स्ट्रोक। तो इस्कीमिक स्ट्रोक का अभी हमने डिस्कशन किया कि इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है किसी भी आर्टरी के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, आपके जिस एरिया में ब्लॉकेज होगा वो एरिया के अंदर आपका ब्लड का न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं होगा और वो एरिया क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और जो एरिया आपका डेड हुआ है उस पार्ट के जो फंक्शन है
यानी उस ब्रेन के जो फंक्शन है वो आपके स्टॉप हो जाएंगे। तो ये जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, ये किसकी वजह से जनरेट हो सकता है, यानी ये जो ब्लॉकेज हो रहा है, उस ब्लॉकेज को कैसे फॉर्म किया जाता है, कितने टाइप से फॉर्म हो सकता है, तो इसको हमने तीन में डिवाइड किया। नंबर वन, आपका थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए। अगर कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। सेकंड है आपका एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब क्या है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, ये आपके किसी बॉडी के एरिया में जनरेट हुआ है और वहां से ये डिटैच होके आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल कर रहा है और ब्रेन के लिए ट्रेवल कर रहा है और ब्रेन की आर्टरीज में पहुंच रहा है। तो ये क्या कहलाता है? एम्बोलिज्म कहलाता है। थर्ड है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन। और जब कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कंटिन्यूस होता है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, तब ये कंडीशन कहलाती है एथेरोस्क्लेरोसिस। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो एक प्लग टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? एथेरोमा। यानी एथेरोस्क्लेरोसिस से जो प्रोडक्ट जनरेट होगा, एथेरोमा कहलाता है। थ्रोम्बोसिस से जो पार्ट जनरेट होगा, प्रोडक्ट जनरेट होगा, वो आपका थ्रोम्बस कहलाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका थ्रोम्बस है, एम्बोलिज्म है और एथेरोस्क्लेरोसिस है, तीनों ही क्या करेंगे? आपका ब्लॉकेज करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, पहला कंडीशन थ्रोम्बस की वजह से। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपकी ये आर्टरी है, ये आपका ब्रेन है और ब्रेन के अंदर क्या हुआ, ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि आप इस आर्टरी को हमने यहाँ पर एनलार्ज करके देखा है। तो ये क्या हो रहा है, ये आर्टरी की एक ब्रांच लेफ्ट साइड जा रही है, एक राइट साइड जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, जो लेफ्ट साइड जा रही है ये क्या हो गया, कंप्लीटली ब्लॉकेज हो गया। और ये एरिया क्या है, ये वाला जो आर्टरी है ये अभी ओपन है। तो ये वाला जो एरिया रहेगा, इस एरिया में आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं जहां पर रेडनेस आपको नजर आ रही है, इस एरिया में क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया। तो ये स्ट्रोक किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो ये आपका पहला कंडीशन है, ये थ्रोम्बस का। तो थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लॉट्स दैट फॉर्म्स इन द वन ऑफ द ब्रेन्स आर्टरीज। तो ब्रेन की आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका ये वाला एरिया क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया। यानी इस एरिया के आपके जो टिश्यू हैं वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है आपका? एम्बोलिज्म। अब ये एम्बोलिज्म क्या कर रहा है, आर्टरी के अंदर ट्रेवल कर रहा है। जब तक ये ट्रेवल कर रहा है एम्बोलिज्म है। जैसे ही आगे जाकर के आपके कैपिलरीज आएगा, ये कैपिलरीज के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो जैसे ये ब्रेन में ट्रेवल किया तो ब्रेन की आर्टरी बहुत माइनर रहती हैं, कैपिलरी रहती हैं, और ये जाकर के यहाँ पे क्या हो गया, लॉज हो गया, स्टक हो गया, जिसकी वजह से ये जो ब्लू कलर नजर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रोक हो गया और यहाँ के जो टिश्यू है वो आपके डेड हो जाएंगे और इस एरिया का जो फंक्शन होगा वो आपका स्टॉप हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में आप देख पा रहे हैं, ये आपका कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ, जिसकी वजह से आपका एथेरोमा बना, यानी प्लग का फॉर्मेशन हुआ और इसने क्या किया, आपका ब्लड को स्टॉप कर दिया और आपके ब्रेन के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, इस्कीमिक स्ट्रोक ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी। तो ये तीनों ही कंडीशन है जो आपका इस्कीमिक स्ट्रोक जनरेट करती है। फर्स्ट आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन, सेकंड आपका एम्बोलिज्म ट्रांसफर, थर्ड आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। कई कंडीशन आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जहां पर आपका क्लॉट्स भी फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में आपको एथेरोस्क्लेरोसिस भी मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका ब्लड क्लॉट भी हो रहा है और साथ में आपका इसी प्लेस पे क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी कंडीशन किस में जाएगी, आपकी इस्कीमिक स्ट्रोक में जाएगी। बट इसके जो कॉजेज हैं वो आपके टू रहेंगे, फर्स्ट ब्लड क्लॉट एंड सेकंड आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। सेकंड टाइप है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। यानी फर्स्ट है आपका इस्कीमिक स्ट्रोक, सेकंड है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक नाम से पता चल रहा है कि आपका
हेमरेज होगा यानी ब्लीडिंग होगा। और ये ब्लीडिंग किसकी वजह से हो रही है? आपकी माइनर कैपिलरीज के रप्चर होने की वजह से, यानी बस्ट होने की वजह से। अब बस्ट होने का रीजन क्या है? ब्रेन की आर्टरीज के पास किसी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए, किसी सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए, किसी एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका हाई हो जाए। जब ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा तो माइनर कैपिलरी इतनी वीक होती हैं कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती हैं और बस्ट हो जाती हैं। तो ये जनरली कंडीशन आपने देखने को मिलेगा कि जब बीपी बढ़ता है तो ब्रेन के अंदर पेन होने लग जाता है। अगर आपने उस बीपी को डाउन नहीं किया तो पेशेंट के ब्रेन के अंदर हैमरेज देखने को मिलता है। तो हेमरेजिक स्ट्रोक किसकी वजह से हो रहा है? ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन बस्ट। जो आपकी ब्रेन के अंदर जो वेसल्स हैं, जो आपकी कैपिलरीज हैं, वो क्या हो जाती हैं? बस्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो आर्टरी है ये क्या हो गई? यहाँ से बस्ट हो गई। बस्ट होने की वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग हो जाएगा और ये ब्लीडिंग आपके ब्रेन के टिश्यू में कलेक्ट होने लगेगा, हेमाटोमा बन जाएगा। वहां के टिश्यू के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा और ये ब्लड अगर यहीं से रिलीज होने लग जाएगा तो आने वाले जो ट्रेवल है ये आगे जाकर के यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे ट्रेवल नहीं करेगा और आने वाले जो टिश्यू हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा और ये कंडीशन कहलाती है आपकी हेमरेजिक स्ट्रोक। कॉजेज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है? यानी हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से जनरेट होता है। तो जैसे अभी हमने पहले डिस्कशन किया था, हाइपरटेंशन। जैसे ही आपका हाई बीपी होगा, जो माइनर कैपिलरीज हैं ब्रेन के अंदर वो इजीली क्या हो जाएंगी? बस्ट हो जाती हैं। तो पहला जो लीडिंग कॉज है हेमरेजिक शॉक का, स्ट्रोक का, वो क्या है? आपका हाइपरटेंशन। सेकेंड है आपका एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है? जो आपका बस्ट हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी फॉर्म हुई है। तो एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने एन्यूरिज्म में डिस्कशन किया था कि अगर ये वीक वेसल्स है यहाँ पर तो प्रेशर की वजह से ये बल्ज हो जाती है। जो कंडीशन क्या कहलाती है? एन्यूरिज्म कहलाती है। अगर ये ब्रेन के अंदर होती है तो ये आपका सेरिब्रल एन्यूरिज्म कहलाता है। अगर ये मान लीजिए एन्यूरिज्म है और ये क्या हो जाए? बस्ट हो जाए, या एंडुलजम ऐसे ही फॉर्मेशन होता रहेगा तो ये ब्लीडिंग यहाँ पर स्टॉप हो जो है कलेक्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो आगे का ट्रेवल है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। सेकंड थर्ड है आपका एवीएम। एवीएम का मतलब क्या होता है? एट्रियोवीनस का मालफॉर्मेशन। यानी जो आर्टरी है और वीनस है उनका जो फॉर्मेशन होता है, जनरेशन हो जाता है, वो कैसा हो जाता है? मालफॉर्मेशन हो जाता है। यानी जो नॉर्मल होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। इमेज में आप देखिएगा, यहाँ पर आपकी नॉर्मल वेसल्स है, आर्टरी जो वेन है, और यहाँ इस एरिया में आप देख पा रहे हैं कि वेन और आर्टरी आपस में क्या हो गई? एक पर्टिकुलर एरिया पे क्लस्टर हो गई, कलेक्ट हो गई। अब ये आर्टरी वीनस का जो मल फॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से क्या होता है? आपका इंटरप्शन होता है ब्लड सप्लाई के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप के आपके रहते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रंटल एरिया में हुआ तो फ्रंटल एवीएम, टेम्पोरल में हुआ तो टेम्पोरल एवीएम, सेरिबेलम में हुआ तो सेरिबेलम एवीएम, पेराइटल में हुआ तो पेराइटल एवीएम। यानी जिस लोकेशन में आपका एवीएम जनरेट होगा उसी के बेस पे आपका एवीएम का नाम रहेगा। फोर्थ कॉज है आपका हेड ट्रॉमा। यानी डायरेक्ट आपके हेड के अंदर अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो डायरेक्टली आपकी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस, कुछ पेशेंट रहते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए कार्डियक की मेडिसिन लेते रहते हैं। काफी लोगों को पेस मेकर डला रहता है, वो भी आपके लॉन्ग टाइम के लिए मेडिसिन लेते रहते हैं। तो मेडिसिन जो ले रहे हैं वो ब्लड ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ले रहे हैं जिसकी वजह से इजीली ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका लीवर डिजीजेस। अगर किसी को लीवर डिजीज होती है तो लीवर डिजीज होने से क्या होता है? आपके क्लॉटिंग फैक्टर जो है जनरेट नहीं होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर अच्छे से वर्क नहीं करते हैं या फॉर्मेशन नहीं होता है जिसकी वजह से आपको इजिली ब्लीडिंग
हो जाती है। ट्यूमर, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि ट्यूमर होता है, तो ट्यूमर की वजह से माइनर कैपिलरी जो रहती हैं वो इजिली बस्ट हो जाती हैं। तो ये जो कुछ कॉजेस हैं जो आपके हेमरेजिक स्ट्रोक कॉज करते हैं। थर्ड है आपका ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक यानी टीआईए, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है और इसे हम मिनी स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपका ब्लॉकेज तो फॉर्मेशन हो रहा है, बट आपका टेम्परेरी हो रहा है और पार्शियल हो रहा है। यानी कुछ एरिया आपका ब्लड को ट्रेवल करा रहा है और कुछ एरिया आपका ब्लड को स्टॉप कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली स्टॉप नहीं करता है। इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ब्लड यहाँ पे क्लॉट हुआ है, बट कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, आपका ब्लड सप्लाई थोड़ा डिमनेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बट कंप्लीटली स्टॉप नहीं होती है। अगर आने वाले टाइम में अगर ये कंप्लीट स्टॉप हो जाती है, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, इस्कीमिक स्ट्रोक में चेंज हो जाएगा। अब ये जो टीआईए है वो किसके लिए होती है, फ्यू मिनट्स के लिए होती है, जिसकी वजह से आपके परमानेंट डैमेज भी देखने को नहीं मिलते हैं। अभी कंक्लूजन करें थ्री टाइप्स का, तो फर्स्ट आपका क्या है, इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाती है। सेकंड है आपका ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक, जिसमें क्या होता है, आपका ब्लॉकेज तो फॉर्मेशन हुआ है, बट आपका ब्लड सप्लाई कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका मिनी स्ट्रोक कहलाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लड सप्लाई स्टॉप नहीं हो रही है, बट आर्टरी के रप्चर होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई का जो ट्रैक है वो आपका चेंज हो जाता है और आगे वाले रास्ते के लिए ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से आपके स्ट्रोक के थ्री टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट आपका जो जनरल देखने को मिलता है वो आपका इस्कीमिक स्ट्रोक। सेकंड आपका जो देखने को मिलेगा हेमरेजिक स्ट्रोक। एंड थर्ड आपका जो मिनी स्ट्रोक कहलाता है वो है आपका TIA यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट आपका रिस्क फैक्टर्स, यानी ये अभी हमने कॉजेज डिस्कशन किए, टाइप डिस्कशन किए, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो आपकी स्ट्रोक को कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है आपका लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, यानी अपनी लाइफ के अंदर आप कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। सबसे पहले आपके स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेथार्जी लाइफ स्टाइल है, सुबह से शाम तक आप एक ही प्लेस पे बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी बॉडी का मूवमेंट नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ओबेसिटी इंक्रीज होगा। ओबेसिटी इंक्रीज होगा, आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसा आपका कंडीशन देखने को मिलेगा और हाइपरटेंशन आपका कॉज करेगा स्ट्रोक। पुअर डाइट की वजह से क्या होगा, आपका वीकनेस जनरेट होगा और वीकनेस की वजह से आपका इजिली रप्चर देखने को मिल सकता है। ओबेसिटी जो अभी हमने कॉज बताया, एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम्शन। सेकंड कंडीशन है आपका मेडिकल कंडीशन, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका जो कंडीशन है आपकी लाइफ के अंदर, आपका बीपी हाई रहता है तो आपको स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका डायबिटीज मेलाइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपका इजिली एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिल जाएगा। एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, फैमिली हिस्ट्री देखने को मिल सकता है, अगर किसी की फैमिली में स्ट्रोक है तो आपको देखने को मिल सकता है। एज, इंक्रीज विद द एज स्पेशली आफ्टर 55, जैसे ही आपका 55 एज से अबव होगा, आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं वो आपकी वीक हो जाती हैं, तो जनरली इस केस में आपको स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। जेंडर की अगर स्टैटिकल डाटा देखें तो मेल के अंदर जो है स्ट्रोक हाई होता है, यानी मेल के अंदर जो केसेस देखने को मिलेंगे स्ट्रोक के, वो मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फीमेल क्या होती हैं, जनरली डेथ फ्रॉम द स्ट्रोक, यानी मेल के अंदर केसेस तो ज्यादा आएंगे स्ट्रोक की, लेकिन डेथ रेट किसका ज्यादा है, फीमेल का। एक स्टैटिकल डाटा में ये फाइंड आउट हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी किस तरीके से आपका इस्कीमिक स्ट्रोक डेवलप होता है, किस तरीके से आपका हेमरेजिक स्ट्रोक डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि इस्कीमिक स्ट्रोक कैसे डेवलप होता है। तो अभी हमने डिस्कशन किया कॉजेस के बारे में। तो इस्कीमिक स्ट्रोक के कॉजेस क्या हैं, थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म एंड एथेरोस्क्लेरोसिस।
अब ये इनमें से कोई भी हम कॉज ले लेते हैं, मान लीजिए थ्रोम्बस ले लेते हैं। तो अगर थ्रोम्बस आपकी आर्टरी के अंदर स्टक हो गया तो उससे क्या होगा? ब्लॉकेज, यानी इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? सबसे पहले ब्लॉकेज होगा। कौन सी आर्टरी के अंदर? सेरिब्रल आर्टरी के अंदर। जैसे आपका ब्लॉकेज है, आने वाला जो रास्ता है वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द ब्रेन टिश्यू, यानी ब्रेन के जो टिश्यू है वहां पर ब्लड सप्लाई आपका रिड्यूस हो जाएगा। हो सकता है कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, एक पर्टिकुलर एरिया में स्टॉप हो जाएगा। अगर वहां का सप्लाई स्टॉप हो जाएगा उससे क्या होगा? डिक्रीज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सप्लाई, यानी न्यूट्रिशन का और ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी फेलियर, यानी एटीपी डिप्लीशन। उस एरिया के जो टिश्यू है विदाउट न्यूट्रिशन, विदाउट ग्लूकोज एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए आपका ग्लूकोज का नीड होता है। अगर आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आपके टिश्यू जो है एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो उससे क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी आपका फंक्शन नहीं करेगी। अगर सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो आयंस हैं, सेल के अंदर जो आयंस है वो आपस में क्या हो जाएंगे? इम्बैलेंस हो जाएंगे। यानी आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डिसबैलेंस हो जाएंगे। इस डिसबैलेंस की वजह से क्या होगा? कैल्शियम ओवरलोड हो जाएगा आपके न्यूरॉन्स के अंदर। यानी कैल्शियम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कलेक्ट हो जाएगा न्यूरॉन्स के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स लीडिंग टू द सेल डेथ। यानी कैल्शियम जैसे ही आपका इंक्रीज होगा न्यूरॉन्स के अंदर, आपके डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स आपके सेल्स के पास रिलीज होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपका सेल का डेथ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेल का डेथ होना शुरू होगा उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंफारक्शन। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि ड्यू टू द ब्लड और न्यूट्रिशन की सप्लाई से जिस एरिया में आपका सप्लाई नहीं हो रहा है वो एरिया क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। इससे हम क्या कहते हैं? इंफारक्शन। अगर आप मान लीजिए उस एरिया में इंफारक्शन जनरेट हो रहा है तो वहां की जो हेल्दी टिश्यू है, क्योंकि अभी हमने डिस्कशन किया कि पर्टिकुलर एरिया में आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका एक कंडीशन जनरेट हो रहा है। तो सराउंडिंग में जो हेल्दी टिश्यू है जहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई जा रहा है वो टिश्यू क्या करेंगे? एंटी एंटी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने लग जाएंगे। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इन्फ्लामेटरी कंडीशन। यानी आपके जो हेल्दी टिश्यू हैं वो आपके डेड टिश्यू के साथ क्या करने लग जाएंगे? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स करने लग जाएंगे। जैसे ही इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स चलेगा आपके एरिया में स्वेलिंग, एडिमा, रेडनेस, पेन, ये सभी आपके इन्फ्लामेटरी साइन देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? डेथ ऑफ द ब्रेन टिश्यू। और डेथ ऑफ द ब्रेन टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई, इट इज कॉल्ड इस्कीमिक स्ट्रोक। तो इस तरीके से आपका पैथोफिजियोलॉजी जनरेट होता है इस्कीमिक स्ट्रोक का। सेकेंड है आपका पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू द हेमरेजिक स्ट्रोक। यानी हेमरेजिक स्ट्रोक किस तरीके से डेवलप होता है? तो इसके अंदर से हम एक कॉज लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन। यानी आपके पास पेशेंट है जिसका बीपी बहुत हाई है, यानी 140/90 से आपका बीपी बहुत हाई है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? आपका बीपी हाई है तो आपका जो सेरिब्रल यानी ब्रेन की जो कैपलरीज हैं, जो माइनर कैपलरीज हैं, वो हाई बीपी की वजह से क्या हो जाएगी? बस्ट हो जाएंगी। बस्ट होने की वजह से क्या है? जहां से बस्ट हुई है वहां से ब्लड आपके सराउंडिंग के टिश्यू में कलेक्ट होने लग जाएगा, यानी ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यू। जैसे ही आपका ब्लीडिंग सराउंडिंग के टिश्यू में कलेक्ट हो रहा है वो आपका क्लॉट होने लग जाएगा। जब क्लॉट होने लग जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेमाटोमा। तो हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो गया। अगर हेमाटोमा का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है तो वहां पे ऑलरेडी स्पेस जो रहता है वो कम रहता है, क्योंकि आपने ब्रेन ने ऑक्यूपाई कर रखा है और ऊपर से आपके बहुत टाइप के फ्लूइड रहते हैं और ऊपर से आपका स्कल है। अब स्कल इतना हार्ड है कि आपका जो एरिया है वो भी एनलार्ज नहीं हो सकता। तो आपके ब्रेन के टिश्यूज के पास क्या होने लग जाएंगे?
प्रेशर जनरेट होने लग जाएगा और आपका जो फ्लूइड है, जो आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, वो भी आपका इंक्रीज होने लग जाएगा। जो नॉर्मली कितना होता है 7 to 15 mmHg रहता है, उससे ये इंक्रीज हो जाएगा 20, 25, 30 पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन टिश्यू के पास कंप्रेशन होने लग जाएगा, यानी ब्रेन टिश्यू आपके कंप्रेशन फील करेंगे। कंप्रेशन फील करेंगे तो डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो, आपके जो सेरिब्रल एरिया में ब्लड का सप्लाई हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो सेम कंडीशन आपका फिर डेवलप होने लगेगा, इस्कीमिया हो जाएगा, न्यूरोनल इंजुरी होने लग जाएगा, डिसरप्शन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो आपका सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है वो भी आपकी चेंज होने लग जाएगी। इसी की चेंज होने की वजह से आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपस में डिस्टरबेंस हो जाएंगे। जैसे आपने अभी डिस्कशन किया इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर कि सेल मेम्ब्रेन आपकी डिस्ट्रप्शन हो रही थी, यहाँ पे भी आपकी सेल मेम्ब्रेन कौन सी है, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसे हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वहां पे भी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके डिस्टरबेंस हो जाएंगे। सेम आपका इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एंड एडिमा जनरेट होने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रिलीज ऑफ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज होने लग जाएंगे जिसकी वजह से आपके सेल का डेड होना शुरू हो जाएगा। न्यूरोनल इंजरी होने लग जाएगा, यानी आपकी न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे, आपकी जो टिश्यूज हैं वो डेड होने लग जाएंगे। और ड्यू टू द हेमरेज, डेथ ऑफ द ब्रेन टिश्यू इज कॉल्ड अ हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इस तरीके से आपका हेमरेजिक स्ट्रोक जनरेट होता है। नेक्स्ट डिस्कशन करें कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी अगर आपको इस्कीमिक स्ट्रोक हो रहा है या हेमरेजिक स्ट्रोक हो रहा है या टीआईए हो रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो अभी हमने डिस्कशन किया कि क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ये डिपेंड करेगा कि आपके ब्रेन के किस एरिया में ब्लड सप्लाई स्टॉप हुआ है, क्योंकि आपके ब्रेन का जो सेरिब्रम है और सेरिबेलम है, डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके, वो पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जिस एरिया में आपका ब्लड सप्लाई स्टॉप होगा, उस एरिया का क्या फंक्शन था ब्रेन का, वही आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये हम सारे सिम्टम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रेन के कितने एरियाज होते हैं और उस एरियाज के पर्टिकुलर फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम सिम्टम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इसके पर्टिकुलर पार्ट्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम क्या करता है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, यानी अगर सेरिबेलम के लिए ब्लड सप्लाई इंटरप्शन हुआ तो आपका मूवमेंट कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्टरबेंस हो जाएगा। बैक साइड ऑक्सीपिटल की बात करें तो ऑक्सीपिटल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद ये वाला जो पैराइटल एरिया है, ये वाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टच के लिए, ये टेस्ट के लिए, ये हियरिंग के लिए। हियरिंग के लिए आपका कौन सा है, टेम्पोरल एरिया है जो हियरिंग के लिए है। वहीं पर आपका क्या है, ये जो आपके मेडुला रहते हैं, हार्ट रेट और ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद एरिया इमोशंस, मेमोरी प्रोसेसिंग, स्मेल, स्पीच, मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिसीजन मेकिंग के लिए आपका जो फ्रंटल एरिया है, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, अटेंशन, रिकॉग्निशन, ये एरिया पूरा आपका फ्रंटल एरिया रहता है। तो फ्रंटल एरिया सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आपका मेमोरी रहता है, रीजनिंग रहता है, थिंकिंग रहता है, प्लानिंग रहता है, जो भी आप चीज करते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, ये पूरा एरिया आपका फ्रंटल एरिया में रहता है। टेम्पोरल एरिया में जनरली हियरिंग, स्मेल, स्पीच, मेमोरी प्रोसेसिंग, इमोशंस ये रहता है, ये आपका हार्ट रेट, ब्रीथिंग। तो ये एरिया आपके ब्रेन के अंदर फंक्शन करते हैं। अब जिस एरिया में आपका ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगा, वही एरिया आपका डिस्टरबेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कशन किया कि अगर सेरिबेलम का ब्लड सप्लाई स्टॉप हुआ है या इस एरिया में आपका स्ट्रोक हुआ है तो आपका मूवमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। टेम्पोर आपका ऑक्सीपिटल एरिया में अगर प्रॉब्लम हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, तो आपका विजन चला जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके जो साइनस सिम्टम है ये डिपेंड करते हैं कि आपके किस एरिया में ब्लड सप्लाई स्टॉप हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि
कॉमन साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, जैसे सडन नंबनेस एंड वीकनेस, सडन कंफ्यूजन, विजन प्रॉब्लम, सीवियर हेडेक, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस, डिफिकल्टी इन swallowing, sudden loss of consciousness, facial drooping and fatigue and weakness। और वन बाय वन हम ये सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपका सडन नंबनेस एंड वीकनेस। तो नंबनेस वीकनेस क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन। जैसे मान लीजिए आपकी ये हैंड है और इसके अंदर आप इसको टच कर रहे हैं लेकिन आपको फील नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी नंबनेस कहलाती है। ये पैरालाइज नहीं हुआ है बट आप जो टच कर रहे हैं ये आपको सेंसेशन नहीं आ रहा है। कभी कभी आपको क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप एक ही पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं तो आपने देखा होगा उस पैर में क्या आ जाती है, नंबनेस आ जाती है। यानी वो पैर आपका कुछ टाइम के लिए प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। जैसे उस पैर को, हाथ को आप मूवमेंट कराते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उसके अंदर कंटिन्यूअस सेंसेशन आने लग जाता है। यानी जैसे ही आपका ब्लड सप्लाई कंटिन्यूअस होती है, आपका नॉर्मल वो फंक्शन करने लग जाता है। लेकिन जब आपको स्ट्रोक होगा तो आपका नॉर्मल कंडीशन जनरेट नहीं होगा और आपका क्या आ सकता है, वीकनेस आ सकता है। तो ये कंडीशन आपका नंबनेस और वीकनेस जनरेट कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई हो रही है ब्रेन के लिए वो क्या हो रही है, इंटरप्टेड हो रही है। यानी सबसे पहले आपके ब्रेन की एरिया के लिए ब्लड सप्लाई आपका स्टॉप हो गया। स्टॉप होने की वजह से क्या हुआ, जिस एरिया का स्टॉप हुआ है उस एरिया के ब्रेन सेल्स आपके डैमेज हो गए। डैमेज होने की वजह से क्या है, आपका सेंसरी प्रोसेसिंग और परसेप्शन प्रोसेसिंग आपका स्टॉप हो गया। और सेंसरी सेंसरी परसेप्शन आपको अगर ब्रेन के लिए नहीं जा रहा है, यही कंडीशन क्या कहलाती है, नंबनेस एंड वीकनेस। तो इस तरीके से आपका ये सिम्टम जो है जनरेट होता है। सेकंड आपका सडन कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन के लिए क्या होता है, सेम आपका रहेगा, ब्लड सप्लाई टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन इज इंटरप्टेड। किसकी वजह से क्या हुआ, इस्कीमिक स्ट्रोक की वजह से आपके ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, डैमेज ऑफ द डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन सेल्स। आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं वो आपकी डैमेज हो गई या डिसफंक्शन हो गई, मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। अब ये जो डैमेज हुआ है ये कौन सा एरिया हुआ है, जो कि रेस्पॉन्सिबल था कॉग्निशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। अब ये एरिया अगर डैमेज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एबिलिटी टू प्रोसेस, इंटरप्रेट, रेस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन इज डिस्टर्ब्ड। क्योंकि जो भी आपको इंफॉर्मेशन देता था यही पार्ट देता था, और इसी एरिया के लिए क्या हुआ, आपका ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से आपका मेमोरी डिस्टर्ब हो जाता है। आप जो रीजनिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, वो आपका प्रॉपर नहीं हो पाता है। यही कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, कंफ्यूजन कहलाती है। सडन विजन प्रॉब्लम। अब विजन प्रॉब्लम के लिए अभी हमने जो पार्ट देखा था कि ऑक्सीपिटल पार्ट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। अब ऑक्सीपिटल वाली एरिया में क्या हुआ, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो ऑक्सीपिटल के टिश्यू क्या है, डेड हो रहे हैं। डेड हो रहे हैं तो जो ऑक्सीपिटल एरिया का जो फंक्शन है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ऑक्सीपिटल एरिया का क्या फंक्शन है, विजन का काम है। तो आपका जो पेशेंट है उसको विजन का प्रॉब्लम होने लग जाएगा, यानी उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो सिम्टम्स हैं जनरेट होते हैं। सेम इसी तरीके से क्या होगा, सडन सीवियर हेडेक। जैसे आपके ब्रेन के टिश्यू डैमेज होने लग जाएंगे, आपको सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। वहां की नर्व्स आपकी डैमेज हो जाएंगी। न्यूरोनल इंजरी जो आपने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था, वहीं पे क्या होगा, आपको सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। सडन डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस। तो लॉस ऑफ बैलेंस के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, नर्व कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। जो वेस्टिबुल आपका ईयर के अंदर जो पार्ट रहता है वो आपका बैलेंस का काम करता है। लेकिन वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबल का जो पार्ट है, वो रेस्पॉन्सिबल, जो नर्व कनेक्ट होती है ब्रेन में, वो कहाँ से होती है, सेरिबेलम से होती है। तो सेरिबेलम जो ब्रेन का पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल है आपके कोऑर्डिनेशन के लिए। उसी एरिया में क्या किया आपने, ब्लड सप्लाई आपका स्टॉप हो गया। किसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू द
इंटरप्शन, ड्यू टू द ब्लॉकेज, ड्यू टू द हैमरेज, कोई भी रीजन आपका हो सकता है, लेकिन आपके सेरिबेलम में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब स्पाइनिंग सेंसेशन यानी वर्टिगो सेंसेशन, यानी आपको चक्कर आने लग जाएंगे और आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, यानी आप बिना सपोर्ट के खड़े भी नहीं हो पाएंगे और आप सडनली फॉल डाउन हो सकते हैं। डिफिकल्टी इन द सॉलाई, जो नाइन्थ क्रेनियल नर्व्स है आपका, जो ग्लोसोफेरिंजियल क्रेनियल नर्व्स है, यानी आपका नाइन्थ जो क्रेनियल नर्व्स है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है आपकी सॉलोइंग के लिए। अगर मान लीजिए इसी जो नर्व कनेक्ट है आपके ब्रेन में और वही एरिया क्या हो गया, आपका डैमेज हो गया ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई, तो आपको क्या होगा, सॉलोइंग करने में प्रॉब्लम होगा। जैसे ही आप जो है बॉलस को अंदर ले जा रहे हैं, वो आपको मूवमेंट मसल्स में नहीं आ रहा है। किसकी वजह से नहीं आ रहा है? ड्यू टू द डैमेज ऑफ द पार्ट्स जो रेस्पॉन्सिबल था आपका सॉलोइंग के लिए। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो जो आपका मेमोरी है, थिंकिंग है, जो आपको कॉन्शियस लेवल को मेंटेन करके रखता है पार्ट, उस एरिया में क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है और आपका एक कंडीशन देखने को मिल जाएगा। अगर सडन अनकॉन्शियस होता है, मान लीजिए अभी पेशेंट जो है हमारा हेल्दी था, पर्सन हमारा हेल्दी था और सडन बेहोश हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फैंटिंग सेंसेशन। फैंटिंग हो गया, पेशेंट हमारा सडन गिर गया तो फैंटिंग कहलाता है। अगर डिजीज की वजह से अगर गिरता है पेशेंट तो हमारा कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। फेशियल ड्रोपिंग, फेशियल ड्रूपिंग का मतलब होता है कि वन साइड का फेस आपका नीचे की तरफ ड्रूप होने लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फेशियल पैरालिसिस भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो आपकी वीकनेस है, वन साइड ऑफ द फेस देखने को मिलेगा। इमेज में देखिए कि ये जो नॉर्मल है, जिसके अंदर नॉर्मल स्माइलिंग है, इसके अंदर आप देखिएगा कि जो लेफ्ट साइड का जो चीक है वो नीचे की साइड ड्रूपिंग हो रहा है। तो ये अगर पेशेंट के अंदर ये कंडीशन देखने को मिल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फेशियल ड्रूपिंग, जो आपको जनरली देखने को मिल जाता है फेशियल पैरालिसिस के अंदर। फटीग एंड वीकनेस, क्योंकि आपका प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द डैमेज ऑफ द ब्रेन टिश्यूज, तो आपको देखने को मिलेगा कि तुरंत जो भी आप काम कर रहे हैं, तुरंत आप क्या हो जाएंगे, लेथार्जी हो जाएंगे, फटीग हो जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी। आप जो डेली के जो टास्क करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ये आप भी नहीं कर पाओगे। लास्ट है आपका वार्निंग साइन। मान लीजिए हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्ट्रोक है आपको, तो इसके लिए कुछ वार्निंग साइन रहते हैं। पहले ये जो वार्निंग साइन थे आपके फास्ट के रूप में आते थे, FAST। अब इसके अंदर एडिशनली ऐड हुआ है आपका BE, यानी बी फास्ट। बी फास्ट का मीनिंग क्या होता है? बी फॉर बैलेंस, यानी वार्निंग साइन इसमें से अगर आपको है तो आपको इन्वेस्टिगेट कराना है। सबसे पहले आपका बी फॉर बैलेंस, यानी लॉस ऑफ बैलेंस। आप जो पर्सन है वो अपना बॉडी का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, स्पाइनिंग सेंसेशन आ रहा है, वर्टिगो आ रहा है और आपका पर्सन जो है गिर जाता है, तो ये आपका पहला साइन आ रहा है, जो आपका वार्निंग साइन है आपका स्ट्रोक का, जो कि लॉस ऑफ बैलेंस है, हेडक है, डिजीनेस है। सेकेंड है आपका ई फॉर आईज, यानी सडन लॉस ऑफ विजन। जो पर्सन है नॉर्मल देख रहा था, सडनली क्या हुआ, वो नॉर्मल विजन नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स आपका सेकंड वार्निंग साइन है कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। थर्ड है आपका एफ। एफ का मतलब फेस। डज द पर्सन फेस लुक अनइवन, यानी पर्सन का जो फेस है वो डेली जो दिखाई देता था नॉर्मल, वैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स फेस में क्या हो गया, ड्रूपिंग हो गया, फेशियल पाल्सी हो गया। आपका जो वन साइड का फेस है वो आपका नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी ड्रूपिंग हो रहा है, तो ये आपका थर्ड वार्निंग साइन है। फोर्थ है आपका ए फॉर आर्म वीकनेस। अब आर्म वीकनेस का हम कैसे फाइंड आउट करें? तो पर्सन मान लीजिए डेली के टास्क कर रहा है, जिसमें आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, तो इस तरीके से क्या होगा, एक हैंड से वो वर्क कर पा रहा है और एक हैंड से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक आर्म वीकनेस है। एस फॉर स्पीच, जैसे आप डेली के टास्क में जो आप टॉकिंग करते हैं,
उस कंडीशन में आप टॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं या कर भी रहे हैं तो स्लर स्पीच हो रहा है, यानी प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर नहीं आ पा रहा है, या जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपके वर्ड जो है माउथ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि स्पीच में चेंजेस आ रहा है। तो स्पीच में चेंजेस की वजह से आपको क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। एंड लास्ट है आपका टी, टी फॉर टाइम, टाइम फॉर द कॉल। आपको ये कंडीशन जो है इमरजेंसी है और इस कंडीशन में आपको कॉल करना है। आप 911 पे कॉल कर सकते हैं, 108 में कॉल कर सकते हैं, एंड 112 इन द केस ऑफ द इमरजेंसी कर सकते हैं। तो ये आपके जो वार्निंग साइन है ये आप याद रखिएगा, बी फास्ट के नाम से याद रखिएगा। बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आई, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म, एस फॉर स्पीच एंड टी फॉर टाइम फॉर द कॉल। नेक्स्ट है हाउ टू डायग्नोज द कंडीशंस, यानी आपको स्ट्रोक हो रहा है, ये कंडीशन आपकी इस्कीमिक है, ये आपकी हैमरेजिक है, ये आपकी टीआई है, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। जैसे आपके पास पेशेंट आएगा तो आप हिस्ट्री में क्या पूछते हैं कि आपकी जो साइनस सिम्टम है, यानी सबसे पहले आप वार्निंग साइन चेक कर लीजिए। बी फास्ट के अंदर से अगर कोई साइन मिल रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आप फर्दर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इन्वेस्टिगेशन में क्या पूछेंगे, सडन वीकनेस, आपकी जो वीकनेस है ये बहुत टाइम से पहले की हुई है या सडनली हुआ है, नमनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्लर स्पीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्लर स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जैसे ही आप पेशेंट से हिस्ट्री लोगे तो टॉकिंग के टाइम आप क्या कर सकते हैं, स्लर स्पीच का फाइंड आउट कर सकते हैं। विजुअल चेंजेस, यानी आप पेशेंट बोलेगा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, 2 दिन पहले मुझे नॉर्मल दिखाई देता था, सडनली क्या हो रहा है आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, विजुअल में चेंजेस हुआ है। अब इसको हम कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर आपका मोटर स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। मोटर स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर, जो आपकी पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी एक्सट्रीमिटीज की जो स्ट्रेंथ है, उसको हम चेक करेंगे। यानी हाथ को ये हाथ पेशेंट का है और ये हाथ आपका इन्वेस्टिगेटर का है, और इसको टाइट पकड़ेंगे और पेशेंट से बोलेंगे कि हाथ को खींचिए। जब हाथ को वो खींचेगा, अगर मान लीजिए वो हाथ अपना खींच लेता है, इसका मतलब क्या है, उसके हैंड्स के अंदर जो है पावर है, यानी आपके पेशेंट के हाथ के अंदर जो है वीकनेस नहीं है। तो ये आपको जो कंडीशन है वो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको परफॉर्म करना है। कोऑर्डिनेशन है, इसमें आपको क्या करना है, पेशेंट से बोलना है कि आप मूवमेंट करके दिखाइए। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको थोड़ा सा मूवमेंट कराना है। अगर वो पेशेंट नॉर्मल मूवमेंट कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइनिंग सेंसेशन आपको नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए गिर जाता है या कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है, या मान लीजिए किसी का हेल्प ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको स्पाइनिंग सेंसेशन जनरेट हो रहा है। रिफ्लेक्सेस आप चेक कर सकते हैं कि नर्व का सेंसेशन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए आप परकुशन हैमर ला करके डिफरेंट टाइप्स के जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। स्पीच, स्पीच का आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, जैसे ही आप क्वेश्चन आंसरिंग करोगे तो आपका स्पीच का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। एंड कॉग्निशन, कॉग्निशन के लिए आप एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है मतलब वेल ओरिएंटेड है, और इससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जैसे मान लीजिए हो सकता है कि प्लेटलेट काउंट कम है या पेशेंट को एनीमिया है, उस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सीबीसी कराना है। कोएगुलेशन पैनल चेक कराना है। कोएगुलेशन पैनल का मतलब क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं भी या नहीं है। कार्डियक बायोमार्कर्स, कार्डियक बायोमार्कर्स क्या बताते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन आई है, ये क्या बताते हैं कि आपका मायोकार्डियल जो मसल्स है वो डेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी हम आइडेंटिफिकेशन कार्डियक मार्कर्स से करा सकते हैं। एंड ब्लड ग्लूकोज, ये आपका रूल आउट करने के लिए कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है पेशेंट को, जिसकी वजह से ये सेम कंडीशन मान लीजिए अनकॉन्शियसनेस है, वर्टिगो सेंसेशन है, ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कंफर्मेशन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए आप सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की एक्सरे इमेजेस आती हैं, जिससे फाइंड आउट हो जाता है कि पेशेंट के हेड के अंदर ब्लीडिंग है या हेमाटोमा है या ट्यूमर है या सिस्ट का फॉर्मेशन है, ये आप सीटी स्कैन से फाइंड आउट करा सकते हैं।
अगर मान लीजिए सीटी स्कैन से जो इमेज आ रही है वो डाउटेबल इमेज है और क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए आप एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई जैसे ही कराएंगे, आपके डिफरेंट टाइप की फिल्म जनरेट होती हैं। और आजकल तो 3D आने लग गए हैं, 3D सीटी स्कैन भी है, 3D आपके एमआरआई भी है, जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप की आपकी 3D इमेज आती है और क्लियर विजुअलाइजेशन आपका ब्रेन का हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कैरोटिड अल्ट्रासाउंड। जिस तरीके से आपका नॉर्मल एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड होता है, उसी से आपका कैरोटिड का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कैरोटिड अल्ट्रासाउंड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन सी आपकी आर्टरी है, कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी को हमने क्या किया, यहाँ पर आपने ये सेंसर रखा और इसका जो इमेज है वो आपके कंप्यूटर में यानी मॉनिटर में दिखाई देगा, और वहां पर आपको जो ब्लॉकेज है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपकी आर्टरी है उसका क्या लिया जा रहा है, स्कैनिंग किया जा रहा है। स्कैनिंग करोगे तो मॉनिटर में क्या देखने को मिलेगा, आपको क्लॉट देखने को मिल सकता है, आपको फैटी टिश्यू डिपॉजिट देखने को मिल सकता है, यानी एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर इस कैरोटिड आर्टरी में फॉर्मेशन हुआ है तो आपकी स्कैनिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो किस तरीके से आपका इमेज बनेगा, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल फ्लो है, इसके अंदर ब्लॉकेज आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आप देखिएगा ये जो है ब्राइटनेस किसकी वजह से आती है, कॉन्ट्रास्ट की वजह से। अगर मान लीजिए आपके ब्लड में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन लगाते हैं तो आपका जो इमेज है वो क्लियर आता है। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर चेक कीजिए, और यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, ये जो एरो नजर आ रहे हैं आपको, ये जो ब्लैकनेस आ रही है ये आपका क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। यानी यहाँ पर एथेरोमा फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी ब्लड सप्लाई हो रही है लेकिन ब्लड सप्लाई के अंदर आपका ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या जनरेट हो सकता है, आपका टीआईए जनरेट हो सकता है, यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से जब आप कैरोटिड अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको इस तरीके की जो इमेज है वो आपको मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट है आपका सेरिब्रल एंजियोग्राम। तो जिस तरीके से आप कार्डियक का डिजीज फाइंड आउट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी, कार्डियक एंजियोग्राफी या कार्डियक कैथेटराइजेशन। सेम आपका अगर ब्रेन के अंदर फाइंड आउट करना है कि ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक तो नहीं है, तो उसके लिए सेम प्रोसीजर किया जाता है जैसे कार्डियक के लिए किया जाता है। कोरोनरी आर्टरी को फाइंड आउट करने के लिए सेम आपका ब्रेन के लिए किया जाता है, ब्रेन की आर्टरीज फाइंड आउट करने के लिए। तो सेरिब्रल एंजियोग्राम में क्या किया जाता है, ये आपका जो मशीन दिखाई दे रहा है आपको डिवाइस, ये क्या है, आपका सियाम मशीन है। ये सियाम मशीन क्या करती है, पेशेंट के ब्रेन के ऊपर लगा दी जाती है और ये जो है लाइव एक्सरे स्कैन करती है। लाइव एक्सरे जैसे ही स्कैन करती है और ये आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर रहता है, जैसे ही उसको कुछ चेंजेस नजर आते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेता है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर रिपोर्ट फाइंड आउट करता है। जैसे ही स्क्रीनशॉट लेता है और ये आपको लाइव यहाँ पर भी डिस्प्ले चलता है, ये डिस्प्ले के अंदर जैसे ही लाइव चलेगा फिर कंप्यूटर ऑपरेटर उसको स्क्रीनशॉट लेगा, जो आपकी बाद में रिपोर्ट के रूप में आपको फिल्म रिसीव करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, सेरिब्रल एंजियोग्राम होता है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आपकी दो आर्टरी जो है सेलेक्ट की जाती हैं इस इन्वेस्टिगेशन को कराने के लिए। फर्स्ट आपका रेडियल आर्टरी जो हैंड्स के अंदर होती है, एंड सेकंड आपका फीमोरल आर्टरी जो आपकी ग्रोइन के अंदर होती है। जनरली जो प्रीफर करना है, याद रखिएगा कि जो एंजियोग्राफ होता है, यानी जस्ट आप फाइंड आउट करा रहे हैं कि ब्लॉकेज है या नहीं है, तो इसके लिए जो आर्टरी प्रीफर की जाती है वो आपकी रेडियल आर्टरी प्रीफर की जाती है। अगर मान लीजिए आपका प्लास्टी हो रहा है, जैसे एंजियोप्लास्टी आपका कार्डियक के अंदर होता है, सेम आपका अगर ब्रेन के अंदर प्लास्टी ऑपरेशन हो रहा है या कोई भी प्रोसीजर कंप्लीट किया जा रहा है, तो वो आपका फीमोरल आर्टरी से होता है, क्योंकि फीमोरल आर्टरी का जो डायमीटर है वो ज्यादा रहता है और उससे जो है स्टंट, बैलून एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सब प्रोसीजर क्या होते हैं, इजिली कंडक्ट हो जाते हैं। तो इस इमेज को अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये आपको यहाँ पर ब्लॉकेज
नजर आ रही है। जैसे ही आपने यहाँ पर सीआर मशीन लगाया, डिफरेंट टाइप के आपके एक्सरे आए, ये आपको इमेज नजर आ रही है, और इसी को हम एनलार्ज करके देखें तो ये आपका क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर ब्लॉकेज हो रहा है और वो आपको क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट यानी डाई जो है हम इंजेक्ट कर देते हैं। वो डाई मान लीजिए जहां पर सर्कुलेट हो रही है वो एरिया आपका नॉर्मल है, और जहां पर आपका ब्लॉकेज है यानी उस एरिया में आपका जो डाई है, जो कलर है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट मीन्स उस एरिया में आपका ब्लड भी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी जो रिपोर्ट है वो फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट है आपका कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट, यानी आपका हार्ट का क्या कंडीशन है ये जनरली फाइंड आउट करने के लिए आप ईसीजी करा सकते हैं, जिसके अंदर मान लीजिए आर्टरियल फिब्रिलेशन है या एम्बोलिक स्ट्रोक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है ड्यू टू द कार्डिक प्रॉब्लम। यानी आपको थ्रोम्बस भी नहीं है, आपको एम्बोलिज्म भी नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी नहीं है, बट आपका हार्ट फेलियर है, यानी हार्ट आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये आपका स्ट्रोक नहीं है, ये आपका शॉक की कंडीशन में चला जाएगा कि पूरी आपकी होल बॉडी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये आप ईसीजी करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोकार्डियोग्राफी, यानी 2D इको। कई जगह आपका 2D इको कराते हैं, कई जगह आपको 3D इको कराते हैं। तो 2D इको का मतलब होता है सेकंड डायमेंशनल, यानी 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी। 3D इको का मतलब होता है 3D डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है जिसके अंदर आपको 3D देखने को मिलते हैं। तो 2D को जो है या 3D को जो है हम दो टाइप्स के करते हैं। पहला होता है आपका TTE एंड सेकंड होता है आपका TEE। TTE का मतलब होता है ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी। तो TTE के अंदर क्या होता है, आपका हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है आपके हार्ट का, आपके चैम्बर्स का, आपके वल्व का, ये जनरली फाइंड आउट किया जाता है TTE के अंदर। TEE के अंदर क्या किया जाता है, आपका एम्बोलिज्म, आपका जो हार्ट है उसके अंदर प्रॉपर फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें फाइंड आउट होती हैं आपकी TTE के अंदर। तो इस तरीके से आपका इकोकार्डियोग्राफी जनरेट किया जाता है, TTE एंड TEE। लास्ट है आपका एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक। अगर मान लीजिए अगर आपका जो ब्लीडिंग है वो सब एराकिनोइड स्पेस के अंदर है, तो सस्पेक्ट किया जाता है कि आपका जो ब्लीडिंग है वो सीएसएफ के अंदर मिक्स हो रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लुम्बार पंक्चर करा सकते हैं, और लुम्बार पंक्चर के अंदर क्या होता है, L3 L4 के बीच में से या L4 L5 के बीच में से सीएसएफ का सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो सीएसएफ के अंदर आपको ब्लड सेल्स अगर नजर आ रही हैं, इट मीन्स आपका जो ब्लीडिंग है वो सब अरेक्नोइड स्पेस में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपका इस्कीमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इस्कीमिक स्ट्रोक किसकी वजह से हो रहा है, आपका थ्रोम्बस की वजह से, एम्बोलिज्म की वजह से, और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो इसका ट्रीटमेंट भी सबसे पहले क्या होगा, पहले थ्रोम्बस को हटाइए, और आपका एथेरोस्क्लेरोसिस को हटाइए, एम्बोलिज्म को हटाइए। तो थ्रोम्बस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रोम्बस का ब्रेक डाउन कराते हैं, यानी आपका जो ब्लड क्लॉट हुआ है उसको हम क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। तो डिजोल्व करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TPA। इसमें क्या होता है, जो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। अगर मान लीजिए 4.5 आवर्स के अंदर अगर सिम्टम जनरेट हुए हैं, तो आप टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर करा सकते हैं। इसमें आपकी डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है जो आपकी इंसर्ट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एटलीप्लेस, एंटीस्ट्रेप्लेस, रेटिप्लेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, टेनेक्टिप्लेस एंड यूरोकाइनेस। एक आपको मेडिसिन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक्टिवेस यानी एटलीप्लेस 50 मिलीग्राम, इंटरनेशनल यूनिट, फेब्रिनोलाइटिक एजेंट, एजेंट फेब्रिनोलाइटिक। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका TPA है यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, जो आपके
जो क्लॉट हुआ है उसको ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। यानी इस केसेस में क्या होता है, मेडिसिन डायरेक्टली आपके ब्रेन के लिए ट्रांसफर की जाती है। तो इसके लिए प्रोसीजर जो किया जाता है वो सेम आपका फ्यूमरल आर्टरी से एक ट्यूब डाल के और मेडिसिन आपकी इंजेक्ट की जाती है, जो डायरेक्टली मेडिसिन आपके क्लॉट के पास, यानी जहां पर आपका ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है वहां पर डायरेक्ट आपकी मेडिसिन इंजेक्ट कर दी जाती है। इसमें आप देखिएगा ये जो टीपीए मेडिसिन है, ट्रांस टिश्यू प्लाज्मोडेजन एक्टिवेटर, यानी मान लीजिए एटलीप्लेज आपको इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्यूमरल आर्टरी से एक कैथेटर डालेंगे। वो कैथेटर आपका आयोटा से होते हुए, कैरोटिड आर्टरी से होते हुए आपके ब्रेन के अंदर जाएगा। अब इसका विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द सियाम मशीन। यानी सियाम मशीन आपका ऊपर रहेगा। इससे क्या होगा, आपका जो कैथेटर जा रहा है वो आपको कंप्लीटली विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इमरजेंसी एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर। इसके अंदर जो आपका मेडिसिन है वो डिलीवर डायरेक्टली टू द ब्रेन, यानी ब्रेन जहां पर आपका क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है वहां पर आपकी मेडिसिन डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका एंटीकोएगुलेंट्स। जो आपका ब्लड क्लॉट हुआ है तो ये मेडिसिन आपका क्या करेंगे, उसको क्लॉट को हटाएंगी यानी डिजोल्व करेंगे। इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती है आपकी, विटामिन के एंटागोनिस्ट। फॉर एग्जांपल क्या है, वारफारिन। वारफारिन जो आपको दिखाई दे रहा है, कॉमेडिन वारफारिन 150 mg टैबलेट, 5 mg का टैबलेट है, 150 इसके अंदर जो है टैबलेट अवेलेबल होती हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, इनहिबिट विटामिन के विच इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। तो जो विटामिन के है, विटामिन के क्या करता है, आपके क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर आपकी बॉडी में फॉर्मेशन होते हैं उनमें ये हेल्प करता है। अब ये जो मेडिसिन है विटामिन के एंटागोनिस्ट, ये क्या करेंगी, इस क्लॉटिंग फैक्टर का जो फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू द विटामिन के, ये इसको इनहिबिट कर देंगे। जैसे विटामिन के इनहिबिट होगा, आपकी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो है जनरेट नहीं होंगे। जैसे जनरेट नहीं होंगे तो आपका जो ब्लड जो क्लॉट हो रहा है वो इजिली क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके लिए जो मेडिसिन आती है वो आपकी कौन सी है, वारफारिन। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स का मतलब क्या है, ये मेडिसिन आपकी डायरेक्ट ओरली दी जाती है टैबलेट के फॉर्म में। इसमें आपका प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं, आप डीबी गैट्रेन देख पा रहे हैं, कैप्सूल 110 mg। ये क्या कर सकती हैं, आपकी डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो जो आपने देखा होगा क्लॉटिंग के अंदर थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर है ये इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो जैसे ही आपके इनहिबिट करेंगे आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग का प्रोसेस नहीं होगा। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे मान लीजिए रिवारोक्सेबैन, एपिस एपिक्सेबैन एंड ईडोक्सेबैन। ये कुछ मेडिसिन हैं जो क्या करती हैं, आपकी डायरेक्ट ओरली दी जाती हैं और आपके थ्रोम्बिन जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको इनहिबिट करती हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है, डू नॉट रिक्वायर रेगुलर ब्लड टेस्ट एंड हैव फ्यूअर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। यानी इससे के लिए आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन डाइट से नहीं लेना पड़ेगा और कंटिन्यूस ब्लड का भी मॉनिटरिंग, ब्लड ग्लूकोज का मॉनिटरिंग भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका हेपरिन। हेपरिन आपने देखा होगा। अब ये हेपरिन जो है दो टाइप्स के आता है। एक आपका यूएफएच आता है। यूएफएच का मतलब अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, जो जनरली आपको देखने को मिल जाएगा हॉस्पिटल के अंदर। ये आपकी आईवी एंड सबक्यूटेनियसली इंसर्ट कर दी जाती है। सेकंड है आपका LMWH, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, जो जनरली आपकी आती है इनॉक्सिपिरिन यानी लिवोनॉक्स के नाम से, एंड डेल्टेपेरिन फ्रैगमिन के नाम से, जो आपकी केवल सबक्यूटेनियसली दी जाती है। और ये जो आपकी LMWH आती है, ये प्री फिल्ड मेडिसिन आती है। मतलब आपकी सिरिंज के अंदर पहले से ही आपका मेडिसिन फिल्ड होता है, यानी जैसे ही आप रैपर से मेडिसिन निकालोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपकी प्री फिल्ड मेडिसिन रहती है और सबक्यूटेनियसली जो है इंसर्ट कर दी जाती है। इसका रूट केवल एक ही है, सबक्यूटेनियसली। लेकिन हेपरिन आप आईवी भी लगा सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी लगा सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है,
एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन विच इनहिबिट क्लॉटिंग फैक्टर। यानी जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जो थ्रोम्बिन है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है, उसको ये क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। जब तक आपका थ्रोम्बिन इनहिबिट रहेगा, आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग का प्रोसेस जनरेट नहीं होगा। तो ये मेडिसिन जो है आपकी यूएफएच अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन एंड एलएमडब्ल्यूएच लो मॉलिक्यूलर हेपरिन वर्क करती हैं। लास्ट है आपका फाउंडर पैरिनिक्स। फाउंडर पैरिनिक्स भी आपके हेपरिन की तरह ही रहता है, जो कि आपका प्रीफिल्ड रहता है। ये क्या होता है, आपका सिंथेटिक एंटीकोएगुलेंट दैट सेलेक्टिवली इनहिबिट फैक्टर 10। ये भी आपके फैक्टर 10 को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इसका भी रूट क्या है, एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियसली। नेक्स्ट है आपका एंटी प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा कि प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करती हैं। तो एंटी प्लेटलेट्स क्या करेंगी, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होने देंगी। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल। तो ये भी मेडिसिन क्या करती हैं, एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन रहती है। जब तक प्लेटलेट नहीं आएगा, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका स्टैटिन। ये स्टैटिन क्या होती हैं, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होता है लीवर से, उसको ये क्या कराती है, स्टॉप कराती है। जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा लीवर से, आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आपका एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। या मान लीजिए जनरेट भी हो गया है, तो वो आपका सीवियर फॉर्म में क्रिएट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या क्या एग्जांपल आती है मेडिसिन आपकी, एटोरवास्टिन, फ्लुवास्टिन, लोवास्टिन, प्रावास्टिन, रेजोवास्टिन एंड सिम्वास्टिन। तो इस तरीके से जिसमें आपका स्टैटिन लगा हुआ है, इसका मतलब ये सभी आपकी एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स हैं, जो आपकी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को स्टॉप करती है। जो कि आपका कहाँ से फॉर्मेशन होता है, आपका लीवर से फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपके सर्जिकल प्रोसीजर। यानी अभी तक हमने डिस्कशन किया कि मेडिसिन की वजह से आपका किस तरीके से हम क्लॉट को, एथेरोस्क्लेरोसिस को रिमूव करते हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर में पहले आता है आपका थ्रोम्बेक्टोमी। इक्टोमी का मतलब क्या होता है, कट एंड रिमूव। तो इसके अंदर जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है आपकी आर्टरीज के अंदर, इसको क्या किया जाता है, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे आप एंजियोप्लास्टी करते हैं कार्डियक के अंदर, सेम प्रोसीजर आपका किया जाता है। फ्यूमरल आर्टरी के थ्रू कर सकते हैं और रेडियल आर्टरी के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्लॉट है इसको रिमूव किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो रिमूव किया जाता है, तो ये प्रोसीजर कहलाता है आपका थ्रेम्बोटॉमी। नेक्स्ट है आपका कैरोटिड इंडायरेक्ट ट्रेक्टोमी। इसके अंदर क्या होता है, कैरोटिड है, इसका मतलब क्या है, कैरोटिड के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सर्जन क्या करेगा, या तो लोकल या अनस्थेसिया, जो जनरल अनस्थेसिया है, उसको लगा करके और डायरेक्ट क्या करेगा, कैरोटिड आर्टरी में कट लगाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी के अंदर कट लगाया और एथेरोस्क्लेरोसिस को मैनुअली जो है बाहर रिमूव किया जा रहा है, और ये आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपका किया जाता है कैरोटिड इनडायरेक्ट ट्रेक्टोमी, जिसके अंदर क्या किया जाता है, लोकल अनस्थीसिया या जनरल अनस्थीसिया लगा करके कैरोटिड में कट लगाया जाता है। और यहाँ पर जो अगर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट्स। जिस तरीके से आपका कार्डियक के अंदर आपका स्टेंट चलता है, बैलून एंजियोप्लास्टी, स्टेंट एंजियोप्लास्टी, सेम आपका इसके अंदर भी चलेगा। बस ये यहाँ पे क्या है, आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा, वो आपका कोरोनरी आर्टरी में चलता है, यहाँ पर आपका कैरोटिड और सेरिब्रल आर्टरी के अंदर चलता है। तो सेम प्रोसेस होता है इसमें। मान लीजिए ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हुआ है, और ये जो प्रोसीजर हो रहा है, इसको 3 स्टेप्स में आप यहाँ पे देखिए। ये आपका जो येलो नजर आ रहा है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद यहाँ पर वायर आया, और इस वायर के ऊपर क्या है, आपका स्टंट लगा हुआ है। और ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, आपका बैलून है। तो जैसे ही आपका इस बैलून को हम इन्फ्लेट करते हैं, तो उसके ऊपर जो स्टेंट लगा हुआ है वो भी क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर है। जैसे ही आपने ये जो ब्लू कलर का बैलून है इसको इन्फ्लेट किया, तो ये जो स्टेंट है
ये भी आपका डायलेट हो गया। डायलेट होने के बाद इस बैलून को क्या करते हैं, डिफ्लेट करते हैं। बैलून को जैसे डिफ्लेट करेंगे तो ये जो स्टंट है ये वापस डिफ्लेट नहीं होता है, यानी ये वापस इस नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं जाता है, ये इसी स्ट्रक्चर में रह जाता है। तो ये आपका इसी स्ट्रक्चर में जब रह जाता है तब इस बैलून को और ये वायर को यानी कैथेटर को वापस बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये जो यहाँ पर जो स्टंट है ये यहीं पर रह जाता है और इसके बीच में से आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने लग जाता है। और ये साइड में जो आपका कोलेस्ट्रॉल नजर आ रहा है ये आपका साइड में हो जाता है और वापस इसके अंदर नहीं आ पाता है। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्टंट एंजियोप्लास्टी। कभी कभी क्या होता है इसके अंदर बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं। बैलून एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, ये स्टंट नहीं आता है, केवल बैलून आएगा और बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, फिर डिफ्लेट करेंगे, फिर इन्फ्लेट करेंगे, फिर डिफ्लेट करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है जो आपके ट्रैक के अंदर आ रहा है, जो आपकी वेसल्स वॉल के अंदर है, ये आपका सराउंडिंग स्ट्रक्चर में यानी वॉल के पास अटैच हो जाता है और वापस इसको बैलून को रिमूव कर लिया जाता है। लेकिन वो टेम्परेरी रहता है। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो आपको स्टंट एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं, रेडियल आर्टरी से कर सकते हैं और फीमोरल आर्टरी से कर सकते हैं। इसके लिए जनरली आप लोकल अनस्थेसिया, जहां पर आप आर्टरी को प्रिक करेंगे वहां पर आप लोकल जैलोकिन लगा करके और आप इस प्रोसीजर को कंडक्ट कर सकते हैं। जनरली जी ये जो प्रोसीजर है ये 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट। अभी तक हमने डिस्कशन किया आपका इस्कीमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। ब्लीडिंग होने की वजह से सराउंडिंग के टिश्यू में आपका हेमेटोमा फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये है आपका ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आपको देना पड़ेगा विटामिन के थेरेपी, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ द इस्कीमिक अटैक। इस्कीमिक अटैक में क्या हो रहा था, यानी इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा था, आप जो है विटामिन के थेरेपी दे रहे थे, जिससे क्या हो रहा था आपका एंटीकोएगुलेंट्स हो रहा था। इसके अंदर क्या करेंगे, विटामिन की थेरेपी देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा आपका कंडीशन जो है, तो आपका इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या कर रहे थे, विटामिन के एंटागोनिस्ट दे रहे थे। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, विटामिन के थेरेपी हमको देना है, क्योंकि विटामिन के क्या करेगा, आपका कोएगुलेंट प्रोसेस करेगा, जिससे आपका क्या होगा, हेमरेज आपका स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आपके कुछ रहते हैं एंटी फाइब्रोलाइटिक्स रहती हैं, जैसे ट्राइनेक्सामिक एसिड, एमाइनो कैप्रोइक एसिड। ये क्या करती हैं, आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जैसे आपका ये देख पा रहे हैं विटामिन के इंजेक्शन, ये आपका ट्राइनेक्सामिक एसिड जो आपका 500 mg का आता है और डायरेक्ट आपका आईवी लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी किस तरीके से आपका सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाएगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ओपन रिपेयर है, ये आपका स्टेंटिंग है, ये आपका कॉइलिंग है, ये आपका क्लिपिंग है। तो ये ट्रीटमेंट किस चीज का किया जा रहा है, ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है आपका एन्यूरिज्म का, यानी सेरिब्रल एन्यूरिज्म अगर फॉर्मेशन हो रहा है। एन्यूरिज्म का मतलब जो आपकी सैक लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, जो आर्टरी आपकी पर्टिकुलर एरिया से वीक हो जाती है और वहां पर आपका सैक लाइक बैलून टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है आर्टरी का, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस आर्टरी का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ट्रीटमेंट में यहाँ पर क्या है आपका सर्जिकल क्लिपिंग। यानी सर्जिकल क्लिपिंग में क्या होता है, ये जो आपका बैलून स्ट्रक्चर हुआ है, यानी जो आपका एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हुआ है, इसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, क्लिपिंग कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है। तो टाई कर देंगे तो ये एरिया क्या होगा, यहाँ पर ब्लड का कलेक्शन नहीं होता है। कई जगह आपको कॉइलिंग करते हैं, कई जगह आपको स्टेंटिंग करते हैं। जो अभी आपने स्टंटिंग प्रोसीजर देखा, एंजियोप्लास्टी स्टंट देखा, तो उसके अंदर ये स्टंट डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा, ये जो वीक आर्टरी है, ये जो आपका एन्युरिज्म फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट आपका ओपन रिपेयर है। डायरेक्टली अगर मैनुअली करना है आपको तो ओपन इसको रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद इसको टाइट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका सर्जिकल मैनेजमेंट में यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लिपिंग हो रहा है, यानी जो बैलून आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है इसको हमने क्लिप कर दिया है।
कॉइलिंग में क्या होता है? कॉइलिंग को अनदर नेम में क्या बोलते हैं? एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है? ये जो आपका वायर आ रहा है, ये आपका प्लेटिनम कॉइल्स है। प्लेटिनम कॉइल्स देखिए यहाँ पर आपका आया, उसके बाद आपने कंटिन्यूस इसको अटैच किया। कंटिन्यूस अटैच करने के बाद पूरा आपने कॉइल क्या यहाँ पर क्लस्टर कर दिया। तो इससे क्या होगा? ये एरिया अगर कॉइल की वजह से फिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्लॉटिंग फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी ये एरिया के अंदर आपका ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये प्रोसीजर जो कहलाता है वो आपका कहलाता है कॉइलिंग और एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो प्रोसीजर देख पा रहे हैं ये क्या है? आपका कॉइलिंग प्रोसीजर। क्लिपिंग प्रोसीजर में क्लिप कर दिया, स्टंटिंग में आपने स्टंट डाल दिया, ओपन रिपेयर में आपने मैनुअली इसको ट्रीट किया। नेक्स्ट है आपका एबीएम का ट्रीटमेंट। एबीएम का मतलब आर्टरी और वीनस का जो मल फॉर्मेशन हुआ है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो पहले मल फॉर्मेशन क्या होता है? ये देखिए ब्रेन के अंदर ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी वेन्स हैं, ये आपस में किस तरीके से क्या होगा? एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गई है? क्लस्टर हो गई हैं। और क्लस्टर होने की वजह से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका इंटरप्ट हो जाता है। सेकंड आप यहाँ पे देखिए, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? क्लस्टर हो गया। तो ये जो आर्टरी और वेन का जो क्लस्टर हो जाता है, एक पर्टिकुलर पार्ट में जो डिपॉजिट हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं एवीएम, एट्रियोवीनस मलफॉर्मेशन। ये आपकी वेन है, ये आपकी आर्टरी है, ये आपस में एक पर्टिकुलर पार्ट पे क्लस्टर हो जाती हैं, जिसे हम एवीएम का कंडीशन बोलते हैं। तो इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं इसको मैनुअली ओपन किया जाता है हेड को, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनेटोमी, यानी सर्जिकल रिसेक्शन किया आपने। उसके अंदर आपने एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन किया, यानी ये जो प्रोसीजर कहलाती है आपकी स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। अब स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी के द्वारा इस एवीएम का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी क्या है? स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी के अंदर आप देख पा रहे हैं ये आपका पेशेंट है और पेशेंट को मशीन के साथ यहाँ पर रख दिया गया है। ये जो आपको डिवाइस दे रहे हैं गामा नाइफ यूनिट, यानी जैसे आपका सीटी स्कैन का जो डिवाइस रहता है, सीटी स्कैन जो मशीन होती है, एमआरआई का मशीन होता है, वैसे ही आपका सेम डिवाइस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? गामा नाइफ यूनिट। इसके अंदर से डिफरेंट टाइप की आपकी बीम जनरेट की जाती है, यानी रेडिएशन जो है जनरेट की जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका पेशेंट, यहाँ पे आपका पेशेंट है, ये आपकी गामा रेज है जो आपके डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर जनरेट की जा रही है। और ये जो आप टारगेट देख पा रहे हैं, टारगेट का मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ब्रेन के अंदर, यही पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? यही पर्टिकुलर पॉइंट आपका ये वाला एरिया है जहां पर आपका एट्रियोवीनस का मल फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से आपका गामा रेज के द्वारा टारगेट एवीएम के ऊपर रेडिएशन डाल के और एवीएम का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सर्जरी को हम क्या कहते हैं? स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। यानी इस प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल बीम जो है हाईली फोकस रेडिएशन रिपेयर ब्लड वेसल्स malformation। इज नॉट इन्वेसिव, मतलब इसके अंदर कोई भी कट आपको नहीं लगाना। अगर कट लगाओगे तो आपको मैनुअल सर्जरी करना पड़ेगा, जिसको हम क्रेनियोटॉमी कहते हैं। अब इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए, यानी ये जो कंडीशन है आपका जो स्ट्रोक का है, उसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए, मतलब इसको लाइफ में होने ही ना दिया जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ईटिंग हेल्दी डाइट, यानी आपको जो डाइट लेना है हेल्दी डाइट लेना है, वेल बैलेंस्ड डाइट लेना है। मेंटेन हेल्दी वेट, आपको ओबेसिटी मेंटेन नहीं करना है, आपकी लाइफ स्टाइल है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं रहना है, लेथार्जी नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज, नॉट स्मोकिंग और क्विट स्मोकिंग, क्विट एल्कोहल, कीपिंग ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, अगर आपको ब्लड प्रेशर का डिजीज कंडीशन है तो उसको नॉर्मल रखना है, एंड मैनेजिंग डायबिटीज मेलाइटस। तो ये जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो आपको मेंटेन करना है अगर आपको स्ट्रोक कंडीशन से प्रिवेंट करना है। लास्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो किस तरीके से आपको एज ए नर्स वर्क करना है। तो सबसे पहले क्या है? मॉनिटर वाइटल साइंस, जो आप नॉर्मली सबसे पहले यही करते हैं, पेशेंट आता है वाइटल साइंस आप चेक करते हैं। इससे क्या होगा? आपका जो बीपी है वो आप फाइंड आउट करेंगे,
एयरवे एंड ब्रीथिंग मैनेजमेंट, जो आपके वाइटल साइंस है, प्रॉपर ऑक्सीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एयरवे मेंटेन है कि नहीं है, ये आपको मैनेज करना है। देन आपका सर्कुलेशन, आपका हाइड्रेशन क्या है, फ्लूइड बैलेंस क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी पल्स रेट क्या है, ये सारी चीजें आपको चेक करना है। मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पे आपने देखा कि कुछ डिफरेंट टाइप के आपके सिम्टम्स आ रहे थे जो आपके पर्टिकुलर एरिया के ब्लड सप्लाई न होने की वजह से जनरेट हो रहे थे। तो जैसे ही आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे, आपकी एक्टिविटीज के अंदर वीकनेस क्या है, लेथार्जी क्या है, ये सारी चीजें आपको मालूम हो जाएगा। एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, जो भी आपके कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल डीवीटी हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, कंप्रेस स्टॉकिंग एंड अर्ली मोबिलाइजेशन कराना है। तो ये सारी चीजें क्या होगा, जैसा ही आपके पास पेशेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट रहेगा। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना है, स्किन केयर करना है पेशेंट का, एंड पेशेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट, पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करना है, सपोर्ट करना है। जो भी आपका जो कंडीशन डेवलप हो रहा है, इस तरीके से आप कैसे आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पेशेंट को एंड रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस। मान लीजिए अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है पैरालिसिस एंड मोटर डेफिसिट। मोटर डेफिशिएंट का मतलब होता है जो आपके बॉडी के फंक्शन है, जो आपके ब्रेन से जो मोटर न्यूरॉन आपके वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है, लिसनिंग का, हियरिंग का, वॉकिंग का, मूवमेंट का, कोऑर्डिनेशन का, विजुअलाइजेशन का, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम, आप प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएंगे, लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे, कॉग्निटिव मेमोरी लॉस हो जाएगा आपका, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा। यानी जो भी आपके ब्रेन के जो फंक्शन थे, जिस एरिया में आपका ब्लड सप्लाई लॉस होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जनरल कॉम्प्लिकेशन है। और क्या क्या देखने को मिलेगा, सोलन डिफिकल्टी, यानी आपको डिस्फेजिया हो सकता है, सीजर्स, स्पैस्टिसिटी एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्चर्स, यूरिनरी बाउल इशू, यानी आपका यूरिनरी इनकंटीन्यूअस देखने को मिल सकता है, बाउल इनकंटीन्यूअस देखने को मिल सकता है, कॉग्निटिव परसेप्चुअल डिस्टरबेंसेस, यानी जो आपका सेंसरी परसेप्शन है, जिससे आप टच, फील, ये सारी चीजें करते हैं, ये भी आपका स्टॉप हो जाएगा। एंड सेंसरी डिस्टरबेंसेस, आपकी बॉडी का सेंसेशन यानी नंबनेस आपको देखने को मिलेगा। तो आज हमने ये कंप्लीट किया है आपका स्ट्रोक। नेक्स्ट क्विक प्लेयर यानी आपको समरी के रूप में डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रोक क्या है? Stroke is the sudden interruption of the blood supply to the brain and leads to the death of the tissue. How many types of the stroke? There are three types of the stroke: ischemic stroke, hemorrhagic stroke, and TIA, transient ischemic stroke or mini stroke. वार्निंग साइन क्या है? बी फास्ट। बी फास्ट आप याद रखिएगा, तो आप वार्निंग साइन आपको इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हाउ विल यू डायग्नोस, किस तरीके से आपको डायग्नोस कर सकते हैं? सबसे पहले आप हिस्ट्री कलेक्शन कर लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए, एमआरआई करा लीजिए। ये सारे इन्वेस्टिगेशन से आप फाइंड आउट करा सकते हैं। व्हाट आर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या लेना है? अगर मान लीजिए आपको इस्कीमिक स्ट्रोक है, इसका मतलब आपको सबसे पहले आपको थ्रोम्बस का ट्रीटमेंट लेना है, एथेरोस्क्लेरोसिस का लेना है। थ्रोम्बस के लिए आपको एंटीकोएगुलेंट्स लेना है, टीपीए थेरेपी लेना है। एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए आपको स्टैटिन लेना है, एंजियोप्लास्टी कराना है। ये डिफरेंट टाइप के आपके ट्रीटमेंट रहते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, जो भी आपके कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, जो भी आपका फंक्शन जो डिस्टर्ब हुआ है, यानी ब्रेन का जो पार्ट आपका डिस्टर्ब हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं, उसमें आपको एज ए नर्स आपको फंक्शन करना है। एंड कॉम्प्लिकेशंस, जो अभी हमने डिस्कशन किया, पैरालिसिस हो सकता है, स्पीच लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है। क्योंकि ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, आपके डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि आपके ब्रेन के जो भी पार्ट्स हैं वो आपके पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करते हैं। तो जिस एरिया में आपका प्रॉब्लम होगा, उसी एरिया का फंक्शन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आज हमने कंप्लीट किया स्ट्रोक।
अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।